नमस्कार विद्यार्थियों और आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। 13वीं से 18वीं शताब्दी के बीच का भारत, एक ऐसा दौर जिसने इस उपमहाद्वीप का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। ये सिर्फ कुछ सालों की बात नहीं है, बल्कि सदियों तक चले सत्ता संघर्ष, बड़े सैन्य अभियानों और अद्भुत सांस्कृतिक निर्माण का एक बहुत ही जटिल दौर था। तो चलिए बिना किसी देरी के तथ्यों पर आधारित अपना ये अकादमिक विश्लेषण शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आज के हमारे सत्र की रूपरेखा देख लेते हैं। हम 6 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। मध्यकालीन भारत का परिचय, आक्रमण और उनके उद्देश्य, सैन्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, वास्तुकला का विकास, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय और अंत में समाज और आम लोगों का रोजमर्रा का जीवन। आइए पहले भाग से शुरुआत करते हैं, मध्यकालीन भारत का परिचय। अब इतिहास में अक्सर एक गलती की जाती है। हम यूरोपीय इतिहास के चश्मे से दुनिया को देखने लगते हैं। यूरोप में 5वीं शताब्दी में जब रोमन साम्राज्य का पतन हुआ तो पुनर्जागरण तक के उस समय को अक्सर डार्क एज या अंधकार युग कहा जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए, इस पैमाने को भारतीय इतिहास पर आंख बंद करके लागू करना बिल्कुल गलत है। जब यूरोप तथाकथित विज्ञान और संस्कृति के अंधकार से गुजर रहा था, तब भारत अपनी एक बिल्कुल अलग ऐतिहासिक और आर्थिक विकास की यात्रा पर था। इसलिए स्पष्ट कर दूं कि हमारे अध्ययन में हम 11वीं से 17वीं शताब्दी के कालखंड को केवल एक समय सीमा के रूप में मध्यकाल कहेंगे, न कि किसी अंधकार युग के रूप में। चलिए इस अस्थिर युग के कुछ बहुत ही प्रमुख राजनीतिक मील के पत्थरों पर नजर डालते हैं। 1200 से 1800 के बीच का समय उथल-पुथल से भरा हुआ था। 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, जिसने शासन का एकदम नया ढांचा पेश किया। फिर 1336 में दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य एक बेहद शक्तिशाली विकल्प बनकर उभरा। और फिर आता है 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, बल्कि ये वो निरंतर सत्ता परिवर्तन हैं जिन्होंने भारतीय समाज की लंबी स्थिरता को गहराई से प्रभावित किया। बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की ओर, आक्रमण और उनके असल उद्देश्य। हिंदू कुश पर्वतों को पार करके जो लगातार आक्रमण हुए, उनके पीछे मुख्य रूप से 3 बड़े उद्देश्य थे। पहला था क्षेत्रीय विस्तार, यानी मध्य एशियाई आक्रांता अपनी सीमाओं को हर हाल में बढ़ाना चाहते थे। दूसरा उद्देश्य था भारत की अपार संपत्ति की लूट। उन्हें अपने खुद के साम्राज्यों को चलाने के लिए भारी धन की जरूरत थी। और तीसरा महत्वपूर्ण कारक था धार्मिक विचारधारा। राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के साथ साथ इन अभियानों को अक्सर धार्मिक रंग भी दिया गया, जहां कभी-कभी बहुत ही हिंसक तरीकों से अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास किया गया। इस दौर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है आइकॉनोक्लाज्म, या जिसे हम मूर्ति भंजन कहते हैं। इस दौरान कई बौद्ध, जैन और हिंदू मंदिरों को नष्ट किया गया। और सच कहूं तो इसके पीछे केवल लूट की मंशा नहीं थी, बल्कि यह विचारधारा से भी प्रेरित था। यहां अकादमिक स्तर पर शब्दों के अंतर को समझना बहुत जरूरी है। मूर्ति, विग्रह या प्रतिमा जैसे हमारे जो शास्त्रीय भारतीय शब्द हैं, वो बिल्कुल तटस्थ हैं, न्यूट्रल हैं। जबकि अंग्रेजी के आइडल या आइकॉन शब्द अक्सर नकारात्मक अर्थ रखते हैं, जिन्हें कुछ खास धार्मिक मान्यताओं में निंदनीय माना जाता है। अब आते हैं तीसरे भाग पर, सैन्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था। क्या आपने कभी सोचा है कि इतने बड़े साम्राज्य काम कैसे करते थे? सल्तनत काल में प्रशासन का मुख्य इंजन थी एकता प्रणाली। सुल्तान की विशाल केंद्रीय सेना को बनाए रखने के लिए भारी संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों को इक्तादारों यानी रईसों को सौंप दिया गया। उनका मुख्य काम था कर वसूलना। और आपको बता दूं, इस निरंतर चलने वाली युद्ध की मशीन को ईंधन देने के लिए सबसे भारी कर का बोझ हमारे आम किसानों और कृषि उत्पादन पर ही डाला गया। लगातार युद्ध लड़ने की एक बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ती है। शासकों के आलीशान दरबार और विशाल सेनाओं का खर्च अक्सर लूटी गई संपत्ति से ही चलता था। एक बड़ा उदाहरण देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने दक्षिण भारत में जो बड़े पैमाने पर अभियान चलाए, वहां से लूटी गई संपत्ति ने ही दिल्ली सल्तनत के विशाल सैन्य तंत्र को आर्थिक रूप से खड़ा रखा। लेकिन इस सब का नतीजा क्या हुआ? स्थानीय व्यापार नेटवर्क बुरी तरह बाधित हुए और स्थानीय शहरों के विकास पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। इसी अर्थव्यवस्था का एक और हिस्सा था जजिया कर। अगर हम इसे एक निष्पक्ष ऐतिहासिक नजरिए से देखें तो ये स्पष्ट रूप से एक भेदभावपूर्ण कर था, जो विशेष रूप से गैर मुस्लिम प्रजा पर लगाया जाता था। इसके बदले उन्हें तथाकथित सुरक्षा दी जाती थी और सैन्य सेवा से छूट मिलती थी। लेकिन असलियत में ये केवल एक आर्थिक बोझ नहीं था, कई बार ये सार्वजनिक अपमान का कारण भी बनता था।
और साथ ही ये लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए एक प्रकार का आर्थिक दबाव या प्रोत्साहन भी प्रदान करता था। चलिए अब अपने चौथे भाग की ओर बढ़ते हैं, वास्तुकला का विकास। वास्तुकला हमेशा सत्ता की कहानी कहती है। कुतुब मीनार परिसर के इस भव्य दृश्य को ही देख लीजिए। यह दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य महत्वाकांक्षा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इतने विशाल स्मारकों का निर्माण केवल रहने के लिए या आश्रय के लिए नहीं होता था। ये सीधे तौर पर राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन था। जो संपत्ति लूटी जाती थी उसका उपयोग न केवल सेना के लिए बल्कि ऐसे भव्य बुनियादी ढांचे को वित्त पोषित करने के लिए भी किया जाता था, ताकि नए शासकों का खौफ और दबदबा कायम रहे। और वास्तुकला ने उस दौर के संघर्षों को अपने भीतर कैसे समेट लिया, ये कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद के इस शिलालेख से बिल्कुल साफ हो जाता है। ये शिलालेख स्पष्ट रूप से एक ऐतिहासिक तथ्य बयान करता है कि इस मस्जिद के निर्माण में उन 27 हिंदू और जैन मंदिरों की सामग्री का उपयोग किया गया था जिन्हें नष्ट कर दिया गया था। ये सचमुच इतिहास का एक बहुत ही सीधा और भौतिक प्रमाण है, जो उस समय के राजनीतिक और धार्मिक टकरावों को पत्थर पर उकेर कर दिखाता है। भाग 5, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। अब ऐसा नहीं था कि पूरी भारत की राजनीति केवल दिल्ली के इर्द-गिर्द घूम रही थी। बिल्कुल नहीं। दिल्ली सल्तनत की अस्थिरता का लाभ उठाकर देश के अलग-अलग हिस्सों में कई क्षेत्रीय शक्तियां उभरीं। दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य ने एक बहुत ही समृद्ध और स्वतंत्र व्यवस्था बनाई। राजस्थान में राणा कुंभा के नेतृत्व में मेवाड़ ने सल्तनत के विस्तार को कड़ी टक्कर दी। दक्कन में बहमनी सल्तनत बनी और पूर्व में असम के अहोम साम्राज्य ने मुगलों तक के हमलों को अपनी बेहतरीन गुरिल्ला रणनीति से नाकाम कर दिया। स्थापत्य और संस्कृति के मामले में भी इन समकालीन क्षेत्रीय राज्यों ने दिल्ली से बिल्कुल अलग अपने बहुत ही विशिष्ट रूप विकसित किए। और अंत में हमारा छठा भाग, समाज और रोजमर्रा का जीवन। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प अकादमिक प्रश्न उठता है। जब राजधानियां लुट रही थीं, सेनाएं कूच कर रही थीं, तब आम आदमी का क्या हो रहा था? निरंतर युद्धों का स्थानीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? और सबसे बड़ी बात, आम लोगों ने राजनीतिक उथल-पुथल के इस भयंकर दौर में खुद को कैसे बचाया और अपने जीवन को कैसे अनुकूलित किया? आइए इस पर थोड़ा चिंतन करते हैं। आम लोगों के इस सर्वाइवल को हम 3 मुख्य आधारों से समझ सकते हैं। पहला, एक बहुत ही मजबूत कृषि आधार जिसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से ढहने से बचा लिया। दूसरा, श्रेणियां या गिल्ड जो पेशेवर समुदायों पर आधारित थीं, और जाति व्यवस्था। इन दोनों ने मिलकर सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा का एक बहुत ही मजबूत जाल प्रदान किया। दिल्ली में भले ही राजा रोज बदल रहे हों, लेकिन इन स्थानीय संरचनाओं ने आम लोगों का जीवन चलते रहने दिया। और धीरे धीरे इसी उथल-पुथल के बीच अलग अलग संस्कृतियों के मिलने से कला और परंपराओं ने एक साझा विरासत का रूप ले लिया। अगर हम इस पूरी बात को समेटें तो इस युग की एक बहुत ही स्पष्ट दोहरी वास्तविकता थी। एक तरफ तो ये पूरा कालखंड राजनीतिक अस्थिरता, क्रूर युद्धों और आम जनता के लिए भारी कठिनाइयों से भरा पड़ा था। लेकिन ठीक उसी समय इसके बिल्कुल विपरीत समाज ने एक गजब का लचीलापन भी दिखाया। व्यापार नहीं रुका, भारत की गिनती धनी क्षेत्रों में होती रही और शानदार नई कलाकृतियों, वास्तुकला और आध्यात्मिक साहित्य का निर्माण लगातार होता रहा। यानी विनाश और निर्माण दोनों एक साथ चल रहे थे। हम आज के इस व्याख्यान का अंत एक ऐसे सवाल के साथ करेंगे जो सोचने पर मजबूर कर दे। पारंपरिक इतिहास की किताबें अक्सर सिर्फ विजेताओं की बात करती हैं, उनके द्वारा किए गए विनाश या विजय की गाथा गाती हैं। लेकिन जैसा कि हमने आज के इस विश्लेषण में देखा, क्या असली कहानी उन आम लोगों की नहीं है जो इतनी भारी कठिनाइयों और लगातार बदलते शासकों के बावजूद हर बार फिर से खड़े होते हैं, अर्थव्यवस्था को चलाते हैं और समाज को टूटने से बचाते हैं? इस प्रश्न पर जरूर विचार करें। इतिहास को सिर्फ राजाओं के महलों से नहीं, बल्कि आम आदमी के आंगन से भी देखने की कोशिश करें। हमारे साथ आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।